44,000 करोड़ रुपीस। अक्टूबर 2025 में आईपीओस के थ्रू कंपनीज लगभग 44,000 करोड़ रुपीस रेज करने वाली हैं। ये इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ मंथ है और इस महीने की शुरुआत टाटा कैपिटल के आईपीओ से होगी। ये इंडिया का सबसे बड़ा एनबीएफसी आईपीओ है। कंपनी इस आईपीओ में फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल के थ्रू लगभग 15,500 करोड़ रुपीस रेज करने वाली है। इंटरेस्टिंगली, कंपनी के लिस्ट होने के पहले से ही ये कुछ इश्यूज फेस कर रही है। अनलिस्टेड मार्केट यानी प्राइवेट शेयर होल्डर्स में कंपनी के शेयर प्राइसेस लगभग 735 रुपीस तक गिर चुके हैं। ये अप्रैल के 1125 रुपीस के पीक से लगभग 35% का फॉल है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड और भी लो सेट किया है, 310 to 326 रुपीस। इस लो प्राइस के कारण कुछ प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स को 70% तक का लॉस फेस करना पड़ सकता है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। एचडीबी फाइनेंशियल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज के इस वीडियो में हम टाटा कैपिटल के बिजनेस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम इंडिया में एनबीएफसीज का रोल समझेंगे, फिर हम एनबीएफसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स के बारे में भी समझेंगे। हम टाटा कैपिटल का बिजनेस और इसके फाइनेंसेस भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड में हम इस कंपनी के रिस्क्स भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया में एनबीएफसीज का रोल समझते हैं। इंडिया दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन हमारे पास इस ग्रोथ को मैच करने वाला क्रेडिट नहीं है। इंडिया का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो 56.5% के आसपास है और अमीर देशों में ये 80% से भी ज्यादा है। चाइना का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो तो ऑलमोस्ट 200% है। इंडिया में पर पर्सन बैंक ब्रांचेस भी दूसरे देशों से कम है। इंडिया में क्रेडिट और बैंक्स के इस लो पेनिट्रेशन का कारण काफी सिंपल है। इंडियन बैंक्स ज्यादातर बड़े शहरों में काम करने वाले सैलरीड वर्कर्स को सर्विस करते हैं। ऐसे में एमएसएमईज और इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और हाउस हेल्प जैसे लोग बैंक से सर्विस ही नहीं ले पाते। फिजिकल बैंक्स के प्रेजेंस के बिना इंडिया के कई लोगों को क्रेडिट का एक्सेस ही नहीं मिलता। हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण चीजें थोड़ी चेंज हुई है। यूपीआई के थ्रू अब पेमेंट्स आसान हो चुके हैं। आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के थ्रू लेंडर्स डिजिटल डेटा के थ्रू लोगों का क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर सकते हैं। इन डेवलपमेंट्स के कारण डिस्टेंस और पेपर वर्क अब क्रेडिट एक्सेस के चैलेंजेस नहीं रहे और यहीं एनबीएफसीज ने भी ये स्पेस एंटर किया। इन्होंने उन सेक्टर्स और रीजन्स को क्विक और फ्लेक्सिबल लोन्स देना स्टार्ट किया जिन्हें बैंक सर्विस नहीं कर रहे थे। एनबीएफसीज का एसेट अंडर मैनेजमेंट अर्ली 2000s के लगभग 2 लाख करोड़ रुपीस से फाइनेंशियल 25 तक 48 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। 2019 से 2025 तक एनबीएफसीज का लोन ग्रोथ बैंक से भी तेज था, 13% पर ईयर। क्रिसिल के हिसाब से एनबीएफसीज अगले 3 साल तक 15 to 17% पर ईयर बढ़ेंगे। इस ग्रोथ में रिटेल लेंडिंग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। होम लोन्स, व्हीकल लोन्स और एमएसएमई फाइनेंसिंग मिलके एनबीएफसीज के लोन बुक में 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स इन तीनों लोन से बड़े तो हैं, लेकिन ये बहुत रेगुलेटेड होते हैं और बैंक्स इस लोन सेगमेंट को डोमिनेट करते हैं। दूसरे एनबीएफसीज की तरह ही टाटा कैपिटल का फोकस भी रिटेल सेगमेंट में ही है। और ये एनबीएफसीज एग्जैक्टली ऑपरेट कैसे करते हैं और ये पैसे कैसे कमाते हैं? देखो दोस्तों, इनका मॉडल काफी सिंपल है। ये यूजुअली बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या बैंक लोन्स के थ्रू पैसे उधार में लेते हैं। एनबीएफसीज को ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये बैंक्स जैसे अपने कस्टमर्स से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर ये बोरोड फंड्स एनबीएफसीज अपने कस्टमर्स को उधार पे देती है। एनबीएफसीज यूजुअली अंडरसर्व्ड एरियाज और सेक्टर्स के कस्टमर्स को लोन्स देते हैं। जिस रेट पे एनबीएफसीज पैसा उधार पे लेते हैं और जिस रेट पे ये उधार देते हैं, इन दोनों के इंटरेस्ट रेट्स का डिफरेंस ही एनबीएफसीज का प्रॉफिट मार्जिन होता है। इसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन या एनआईएम भी कहते हैं। लेकिन एनबीएफसीज को एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। ये बैंक्स जैसे डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, जिसके कारण इनके बोरोइंग कॉस्ट हाई होते हैं। इस हाई बोरोइंग कॉस्ट से डील करने के लिए एनबीएफसीज या तो हाई इंटरेस्ट रेट्स पे लोन्स देते हैं, नहीं तो बैंक से ज्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट करते हैं। इसके कारण एनबीएफसीज को एक ट्रेड ऑफ से भी डील करना पड़ता है। सिक्योर्ड लोन्स जो कोलैटरल से बैक्ड होते हैं वो कंपनी के लिए सेफ तो होते हैं, लेकिन ये कम प्रॉफिटेबल होते हैं। वहीं अनसिक्योर्ड लोन्स के थ्रू ये हायर मार्जिन्स कमा सकते हैं, लेकिन इनमें डिफॉल्ट का ज्यादा रिस्क होता है। इसलिए जब आप कोई एनबीएफसी इवैल्यूएट करते हो तो 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। पहला, कंपनी का फाइनेंसिंग मिक्स, मतलब कंपनी कितने सस्ते में और कितने डाइवर्स सोर्सेज से पैसा बोरो कर रही है। दूसरा, कंपनी का एसेट क्वालिटी, मतलब जो लोग कंपनी से उधार ले रहे हैं वो कितने रिलायबल हैं और कंपनी का बैलेंस शीट कितने स्ट्रेस से डील कर सकता है।
तीसरा फैक्टर है प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कंपनी के मार्जिन स्ट्रांग है या नहीं। कंपनी अच्छे लोन मिक्स या ऑपरेशनल एफिशिएंसी के थ्रू स्ट्रांग मार्जिन अचीव और मेंटेन कर सकती है। कुछ एनबीएफसीज दूसरे बिजनेस मॉडल्स पे भी ऑपरेट करते हैं, जैसे को लैंडिंग, लेकिन ये आज के वीडियो और टाटा कैपिटल के बिजनेस के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो चलिए अब फोकस टाटा कैपिटल पे लाते हैं और कंपनी के ऑपरेशन समझते हैं। टाटा कैपिटल की शुरुआत 2007 में हुई थी। आज 2.33 लाख करोड़ रुपीस के लोन बुक के साथ ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी है। मार्च 2023 से मार्च 2025 के बीच कंपनी का लोन बुक पर ईयर 37% बढ़ा। कंपनी के पास फिलहाल 27 स्टेट्स में 73 लाख कस्टमर्स हैं, जिन्हें वो अपने 1500 ब्रांचेस के थ्रू सर्व करती है। कंपनी के लोन्स के 98% स्मॉल टिकट लोन्स हैं, मतलब 1 करोड़ रुपए से कम के लोन्स। दूसरे टाटा बिजनेसेस की तरह ही टाटा कैपिटल का स्केल कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। कंपनी के लोन बुक से कंपनी के बिजनेस का फोकस समझ में आता है। लोन बुक का 61% से ज्यादा रिटेल फाइनेंस में फोकस्ड है। इस सेगमेंट में होम लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी और पर्सनल लोन्स आते हैं। होम लोन्स कंपनी के लोन बुक में 17% कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ 10 करोड़ हाउसेस के साथ इंडिया में एक हाउसिंग शॉर्टेज है। इंडिया में मॉर्गेजेस का भी लो पेनिट्रेशन है। टाटा कैपिटल इन दोनों गैप्स का फायदा उठाना चाहता है। जैसे जैसे इंडिया का इनकम बढ़ेगा और गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स इंप्लीमेंट होंगे, टाटा कैपिटल का मॉर्गेजेस में ग्रोथ हो सकता है। कंपनी ने मई 2025 में टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ अपना बिजनेस मर्ज किया। इससे टाटा मोटर्स फाइनेंस का व्हीकल लोन्स टाटा कैपिटल के पोर्टफोलियो में जुड़ गया। कंपनी के लोन बुक में एसएमई फाइनेंस अब 26% कंट्रीब्यूट करता है, जिससे छोटे बिजनेसेस को वर्किंग कैपिटल, इक्विपमेंट और सप्लाई चेन क्रेडिट का एक्सेस मिलता है। बाकी का 12.5% कॉर्पोरेट फाइनेंस से आता है। इस सेगमेंट में यूजुअली बैंक्स डोमिनेट करते हैं। चलिए अब टाटा कैपिटल के फाइनेंसेस देखते हैं। कंपनी के रेवेन्यू में काफी ग्रोथ आया है। सिर्फ 2 साल में कंपनी का इंटरेस्ट इनकम डबल से ज्यादा बढ़ गया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने लगभग 11,900 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट इनकम जनरेट किया था। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये नंबर 25,700 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया। कंपनी का नेट इंटरेस्ट प्रॉफिट 42% बढ़ा और 10,700 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट्स का सिचुएशन थोड़ा अलग है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस सेम पीरियड में 2,946 करोड़ रुपीस से 3,655 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। ये एक 11% का ग्रोथ था। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर था। कंपनी ने 1,041 करोड़ रुपीस का पैट रिपोर्ट किया। ये फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 1 का डबल था। तो भला कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में ये मिसमैच क्यों है? इसके 3 रीजंस हैं: फंडिंग, एसेट्स और प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले फंडिंग। टाटा कैपिटल लगभग 7.8% पे फंड्स बोरो करता है। ये इंडस्ट्री के लोएस्ट बोरोइंग रेट्स में से एक है। कई मिड टियर एनबीएफसीज लगभग 8 to 10% पे करते हैं। कंपनी के बोरोइंग स्प्रेड आउट भी हैं। कोई भी एक लेंडर कंपनी के फंड्स में 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। कंपनी का स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू और AAA रेटिंग के कारण कंपनी को चीप ग्लोबल कैपिटल का एक्सेस भी मिलता है। जैसे जनवरी 2025 का $400 मिलियन का फंड, जिसपे कंपनी को 5.4% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब कंपनी के एसेट साइड पे फोकस करते हैं। कंपनी के लोन बुक का 20% से भी कम अनसिक्योर्ड है। कंपेयर करें तो कंपनी के कंपेटिटर बजाज फाइनेंस के लोन्स का 25 to 30% अनसिक्योर्ड है। कंपनी के स्टेज 3 लोन्स या ऐसे लोन्स जो 90 डेज से ज्यादा के लिए अनपेड हो, वो इंडस्ट्री के लोएस्ट हैं। लेकिन टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ मर्जर ने कंपनी के एसेट साइड को नेगेटिवली अफेक्ट किया। TMFL का क्रॉस NPA या नॉन परफॉर्मिंग एसेट 7.1% है। फाइनेंशियल ईयर 25 में TMFL ने 181 करोड़ रुपीस का लॉस भी रिकॉर्ड किया। वहीं टाटा कैपिटल का स्टैंडअलोन NPA बस 0.5% है। ये मर्जर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ मिसमैच का मेजर रीजन है। फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.1% है। ये बजाज फाइनेंस के लगभग 10% से काफी कम है। लेकिन टाटा कैपिटल रिस्की मार्जिन की जगह स्टेबिलिटी पे फोकस करता है। कंपनी अपना एफिशिएंसी भी इंप्रूव कर रही है। कंपनी का कॉस्ट टू इनकम रेशियो फाइनेंशियल ईयर 25 के 42% से फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में 37% तक गिर गया। कंपनी धीरे धीरे बजाज फाइनेंस के 35% कॉस्ट टू इनकम रेशियो को अचीव कर रहा है। कंपनी ने ये एफिशिएंसी AI बेस्ड स्कोरिंग, डिजिटल लोन प्रोसेसिंग और ऑटोमेटेड कलेक्शंस के थ्रू अचीव किया। मतलब कंपनी अपना बिजनेस स्टेबल रखते हुए इसे इंप्रूव कर रही है। लेकिन इसके साथ कंपनी 5 मेजर रिस्क भी फेस करती है: टाटा मोटर्स फाइनेंस का मर्जर, इंटरेस्ट रेट रिस्क, कॉम्पिटिशन, रेगुलेशन और एक्सटर्नल रिस्क। चलिए इन 5 रिस्क को भी समझते हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स फाइनेंस का मर्जर। देखो दोस्तों, ऑटो फाइनेंसिंग एक टफ बिजनेस है। व्हीकल्स बहुत जल्दी डेप्रिशिएट होते हैं।
और कमर्शियल व्हीकल्स का डिमांड कंस्ट्रक्शन, फ्रेट और माइनिंग जैसे हाईली साइक्लिकल इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करता है। टाटा मोटर्स का कैप्टिव फाइनेंसियर होने के कारण टीएमएफएल कई बार अग्रेसिवली लोन्स देके कार सेल्स बूस्ट करता है, लेकिन ऐसे में टीएमएफएल का क्रेडिट क्वालिटी बिगड़ गया। मर्जर के बाद अब टाटा कैपिटल को इस खराब क्रेडिट क्वालिटी से डील करना पड़ेगा। दूसरा रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जो पैसे टाटा कैपिटल ने उधार में लिए हैं उनमें से 55% का फिक्स्ड रेट है। जितने पैसे टाटा कैपिटल ने उधार में दिए हैं उनमें से 64% फ्लोटिंग रेट पे हैं। अगर आरबीआई रेट कट करता है तो कंपनी का लोन इनकम बोरोइंग कॉस्ट से ज्यादा गिर जाएगा, जिससे कंपनी के मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ेगा। थर्ड रिस्क है कंपटीशन। बैंक्स रिटेल लेंडिंग स्पेस में एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। डिपॉजिट्स के कारण बैंक्स के फंड्स का कॉस्ट एनबीएफसी से कम होता है। अगर बैंक्स अपने रेट्स अग्रेसिवली कम करते हैं तो टाटा कैपिटल को या तो अपने रेट्स कम करने होंगे, जिससे कंपनी के मार्जिन्स कम हो जाएंगे, नहीं तो कंपनी को कस्टमर लॉस फेस करना होगा। फोर्थ रिस्क है रेगुलेशन। टाटा कैपिटल इंडिया के 15 अपर लेयर एनबीएफसीज में से एक है। इन्हें बैंक्स जैसे रेगुलेशंस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये बैंक्स जैसे डिपॉजिट्स नहीं ले सकते। स्ट्रिक्ट रूल्स के कारण सेफ्टी तो बढ़ती है, लेकिन इससे कंपनी के कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। और तो और सारे अपर लेयर एनबीएफसीज को 2025 के एंड तक लिस्ट होना होगा, इसीलिए टाटा कैपिटल ने ये आईपीओ लाया है। फिफ्थ रिस्क है एक्सटर्नल रिस्क। जैसा मैंने बताया, टाटा कैपिटल इंडिया के रियल एस्टेट डिमांड पे काफी स्ट्रांगली बेट कर रहा है। तो अगर इंडिया का रियल एस्टेट डिमांड वीक होता है तो कंपनी के मॉर्गेज हैवी बुक पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी में वीकनेस से कंपनी के ऑटो लोन सेक्टर पे स्ट्रेस पड़ सकता है। और अगर बैंक्स पे प्रेशर पड़ता है तो कंपनी के लिए फंड्स रेज करना मुश्किल हो सकता है। तो टाटा कैपिटल का बिजनेस एक मिक्स सिचुएशन से डील कर रहा है। एक तरफ कंपनी के पास स्केल, ब्रांड वैल्यू, चीपर लोन्स, सिक्योर लोन बुक और इंप्रूविंग एफिशिएंसी का बेनिफिट है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी को टीएमएफएल मर्जर, पीयर्स के कंपैरिजन में वीकर मार्जिन्स और बैंक से बढ़ते कंपटीशन से डील करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, टाटा कैपिटल का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसा होगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।